और चलिए देश के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता और एक बार फिर से बात साबित हो गई। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने आई। अकाली दल ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया है। किसान बिल के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। केंद्र ने किसानों और सिखों की अनदेखी की। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से बड़ा बयान, लड़ाई बहुत लंबी है, हमें एकजुट रहना होगा। 23 साल पुराना रिश्ता आखिरकार टूट गया। अकालियों ने बीजेपी से अलग राह पकड़ ली। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में एनडीए से अलग होने का फैसला आ गया। पार्टी ने केंद्र के नए कृषि बिल को एनडीए से अलग होने की वजह बताया। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा, शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अलग होने का फैसला किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने से इंकार कर दिया और पंजाबी और सिखों के मुद्दे पर यह सरकार लगातार असंवेदनशील बनी रही। एनडीए से अलग होने के फाइनल फैसले से पहले लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सुखबीर सिंह बादल के तेवरों से साफ लग गया था कि अब पुराने दोस्त से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करता कि सारे इकट्ठे होकर लड़ो। हर इंसान अपन डायरेक्शन एक अलग ना करिए, क्योंकि लड़ाई लंबी होनी है, इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये नहीं मानते कि अकाली दल नैतिकता का दामन थामकर गठबंधन से अलग हुआ है। अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने अकालियों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया था कि वे पंजाब के किसानों को केंद्रीय कृषि अध्यादेशों के बारे में समझाने में कामयाब नहीं रहे। 1997 में एनडीए के गठन के दौरान ही अकाली दल इसमें शामिल हुआ था। अकालियों को बीजेपी के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में माना जाता है। दोनों दलों के नेता गर्व के साथ इस गठजोड़ को पंजाबी में नौ और मांस का रिश्ता कहते रहे हैं, यानी नाखून और उंगली के मांस जैसा साथ। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए की वापसी के साथ ही पंजाब में बीजेपी के नेताओं का मनोबल बढ़ा और वे पंजाब में अकालियों के साथ 50-50% के गठबंधन की बात कहने लगे, जबकि गठबंधन के फॉर्मूले के अनुसार अकाली दल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 94 पर चुनाव लड़ता है और बीजेपी सिर्फ 23 विधानसभा सीटों पर। लोकसभा में भी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर अकाली और 3 पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया है। इससे पहले जब शिवसेना से बीजेपी का रिश्ता टूटा था तो इसे पार्टी के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा गया था। शिवसेना और अकाली दल ही दो ऐसी पार्टियां थी जिनके साथ बीजेपी का रिश्ता सबसे स्थायी और मजबूत माना जाता था। अब ऐसे में जबकि बादल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है तो इससे बीजेपी को क्या परेशानी हो सकती है, आइए बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपके सामने। तो बादल का एनडीए से अलविदा होना बीजेपी की 5 बड़ी परेशानियों के तौर पर साबित हो सकता है। सबसे पहली बड़ी परेशानी, सबसे पुराने सहयोगी का जाना बीजेपी को परेशान करेगा। अगली बड़ी बात, बीजेपी पर सहयोगियों की उपेक्षा का आरोप लगेगा। शिवसेना की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए थे जब अलग हुई थी। बिहार चुनाव में छोटे सहयोगी बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी बात, पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाभ इससे संभव होगा क्योंकि दोनों साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। इधर कृषि बिलों पर किसानों को समझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी का आरोप यह सामने आया कि एक के बाद एक गलत नीतियों से किसानों की हालत बिगड़ी है और इन सब के बीच नए कृषि कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसानों का विरोध जारी है। आप बड़ी खबर देखिए। किसान सड़कों पर हैं। नाराजगी केंद्र के कृषि से जुड़े 3 बिलों पर है। कहा जा रहा है कि लड़ाई आर पार की होगी। दावा है कि एक साथ 350 छोटे बड़े किसान संगठन साथ साथ हैं और सरकार को इनकी बात सुननी ही चाहिए। आंदोलन कर रहे किसानों को डर है कि उनकी उपज की सरकारी खरीद रुक जाएगी। वे कॉरपोरेट घरानों के हाथों बंधक बन जाएंगे, उनकी मनमानी के शिकार हो जाएंगे। किसानों के इसी डर को बीजेपी विरोधी पार्टियां नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करने का मौका मान रही हैं। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको 1 रुपया नहीं दिया गया।
आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार नए किसान कानून को वापस ले। राहुल इन कानूनों में किसानों का कोई एक हित भी नहीं देख रहे, जबकि प्रधानमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि नया किसान बिल ऐतिहासिक है। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। किसानों के हक में क्या है और क्या उनके खिलाफ है, या कुछ बातें ऐसी हैं जहां शायद थोड़े बदलाव की जरूरत है। अगर वाकई चिंता सिर्फ किसानों की है तो पक्ष विपक्ष से यही उम्मीद की जाती है कि वो राजनीति से ऊपर उठें और हर उस बिंदु पर बैठकर चर्चा करें जिन पर मतभेद है या आशंका है। तो जहां एक तरफ किसान कानूनों को लेकर पंजाब से बहुत बड़ा झटका, तो वहीं बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 2 घंटे तक होटल में मुलाकात हुई और इसके बाद बीजेपी शिवसेना के साथ आने के कयास लगने लगे। ये मुलाकात कहीं से भी सामान्य नहीं है। इस मुलाकात में कहीं भी सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात की टाइमिंग बेहद खास है। मुलाकात करने वाले दोनों नेताओं का मिलना इतना आसान नहीं है। शनिवार को मुंबई के एक होटल में अगर शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, तो ये ऐसी खबर है जिस पर कई दूसरी खबरों का भविष्य तय होने वाला है। मौजूदा कई विवादों और चल रहे बवालों के आगे की राह इस मुलाकात के बाद बदल सकती है। दावा है कि यह मुलाकात सिर्फ एक इंटरव्यू को लेकर हुई, जिसमें संजय राउत को देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू करना था। दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक मिले फडणवीस और राउत। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? दोनों पक्ष अभी खुलकर यह नहीं बताएंगे कि मुलाकात में क्या बात हुई, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय राजनीति इन दिनों क्या स्थिति में है कि 2 इतने धुर विरोधी हो चुके नेता अचानक एक इंटरव्यू के लिए एक दूसरे से मुलाकात कर लें, वो भी 2-2 घंटे। सौभाग्य से संजय राउत सामना के संपादक हैं, लिहाजा इंटरव्यू का बहाना कर मुलाकात के असल मकसद पर फिलहाल सस्पेंस की परत चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल खड़ा हुआ, वो तो अपनी अलग कहानी कह रहा है। दावा है कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया कि वो इंटरव्यू बिहार चुनाव के बाद करेंगे और साथ ही इंटरव्यू अनएडिटेड होना चाहिए। संजय राउत ने यह इंटरव्यू शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए मांगा है। कहा जा रहा है कि इंटरव्यू से पहले सभी बातों की चर्चा के लिए यह मुलाकात की गई है। बात है ना हैरान करने वाली, जनाब, यह इंटरव्यू के लिए मुलाकात नहीं थी, बल्कि इतने सीनियर नेता 2 घंटे सिर्फ इसलिए मिलकर बैठे कि ये तय हो सके कि जो इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, कब होगा, उसके सवालात क्या होंगे। कमाल है। राजनीति की दरअसल मामूली सी जानकारी रखने वाले भी अब समझ रहे थे कि शिवसेना और कांग्रेस का मेल सामान्य घटना नहीं है। इस असमान गठबंधन की उम्र पर पहले से ही कई सवाल लगते रहे। अभी कहा नहीं जा सकता कि दोनों पार्टियों पर फिर से अलग ये दोनों होने जा रहे, लेकिन संकेत कुछ अच्छे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। क्या फिर से साथ आएगी बीजेपी शिवसेना? क्या शुरू हो गई महाअघाड़ी की उल्टी गिनती? क्या मुसीबतों में उलझे ठाकरे ने बीजेपी से कर ली है सुलह? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर लीडर चंद्रकांत दादा पाटिल फडणवीस राउत मुलाकात की पुष्टि करते हुए जो कुछ कहते हैं और जिस लहजे में कहते हैं, उससे आगे की सियासी कहानी के संकेत जरूर दिख जाते हैं। पाटिल की बातों में शिवसेना के लिए ना कोई तलखी है और ना ही मौजूदा आघाडी सरकार पर कोई टीका टिप्पणी। आज संजय राऊत आणि देवेंद्रजींची भेट झाल्याची मार्केटमध्ये चर्चा आहे। मला व्यक्तिशः अशी काही भेट झाल्याचं माहिती नाही आणि गेल्या 9 महिन्यामध्ये जी चर्चा चालते की हे सरकार जाणार त्याच्यामध्ये कधीही देवेंद्रजीने मी आमच्या कुठल्याच नेत्याने हे सरकार जाणार आहे, आमचं सरकार येणार आहे असं म्हटलं नाही। ते सरकार जाण्यासाठी आम्ही कुठले प्रयत्न करत नाही आहोत। ठीक ही कह रहे हैं चंद्रकांत पाटिल। राजनीति से जुड़े लोग मिलते जुलते ही रहते हैं,
लेकिन याद नहीं आता कि जब से उद्धव ने बीजेपी को झटक कर राजनीति की अलग राह पकड़ी है, तब से दोनों दलों के किसी भी दो इतने सीनियर नेताओं के बीच यूं बैठक हुई हो, और वो भी बेहद गुपचुप तरीके से और रहस्यमय अंदाज में। हो सकता है कि बीजेपी ने पिछले 9 महीने में अघाड़ी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन क्या पता तब ऐसी कोई सूरत बनने की संभावना ही ना रही हो। अब जबकि शिवसेना एक के बाद एक कई सवालों में उलझ गई है, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए नए सिरे से राजनीतिक समीकरण कायम करने के मौके भी बन चुके हों। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 22 मिनट के भाषण में पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत, उसकी क्षमता और उसकी संस्कृति के दर्शन करा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में न केवल बढ़ते भारत की तस्वीर पेश की, बल्कि वैश्विक संस्था से कुछ बेहद जरूरी और चुभते हुए सवाल भी पूछे। मोदी ने अपने भाषण में न तो चीन का नाम लिया और न ही पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने कई मुद्दों पर सीधी बात कही। प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल किया कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा, और उन्होंने पूछा कि आखिर बदलते वक्त के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र में कब बदलाव किया जाएगा। सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी, वैक्सीन, ड्रग्स से लेकर आतंकवाद सहित तमाम जरूरी मुद्दों को अपने भाषण में उठाया। मोदी ने भारत की भूमिका यूएन के पीस मिशन में कितनी महत्वपूर्ण रही है, इसकी याद भी दिलाई। कोविड-19 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को इस महामारी से उबारेगा और वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ सालों में भारत में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत अपने करोड़ों नागरिकों को डिजिटल एक्सेस देकर एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विश्व को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और यही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी सोच का हिस्सा है। आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इधर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई तीखे और चुभते हुए सवाल पूछे। 100 सेकंड में ये पूरी खबर आप देखिए। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया। उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई तीखे और चुभते हुए सवाल भी संयुक्त राष्ट्र से पूछे। तो चलिए सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं जो प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से पूछे। सवाल नंबर 1, कोरोना से निपटने में यूएन की भूमिका क्या? मोदी ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक महामारी फैली हो तो वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने कोरोना महामारी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर सवाल उठाया। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहां है? सवाल नंबर 2, यूएन में भारत की निर्णायक भूमिका कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि आखिर कब तक
भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक आम सदस्य के तौर पर अपनी वफादारी साबित करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र पर अटूट विश्वास है, लेकिन साथ ही मोदी ने सवाल किया कि आखिर भारत को यूएन में निर्णायक भूमिका कब मिलेगी। भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? सवाल नंबर 3, भारत से यूएन का भेदभाव कब खत्म होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तल्ख शब्दों में यूएन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक भारत को यूएन द्वारा भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य न बनाना इस शांतिपूर्ण देश के साथ सरासर अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, कब तक भारत को फैसले से अलग रखा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र फैसले से अलग रखेगा। मोदी ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शांति के लिए अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी दी है। महामारी के वक्त भी भारत ने जरूरी दवाएं पहुंचाकर कई देशों की मदद की। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र से सवाल है कि आखिर कब तक भारत को फैसला लेने से अलग रखा जाएगा? भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया। अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। सवाल नंबर 5, यूएन में सुधार का इंतजार कब तक? मोदी ने सीधे शब्दों में पूछा कि आखिर कब तक यूएन में सुधार नहीं होंगे और इसका इंतजार कितना लंबा चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक जरूरतों के हिसाब से ये संस्था बनी थी, इसे वर्तमान वैश्विक जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। उस देश को कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने यूएन में स्थायी सीट के लिए ताल ठोक दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का यह भाषण कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और इधर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने शनिवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की और यह बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दीपिका रो पड़ी। दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हुई है। हालांकि तीनों ही अभिनेत्रियों ने ड्रग्स लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। 100 सेकंड में आप देखिए पूरी खबर। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण ने रियल लाइफ में भले ही अलग अलग किरदार निभाए हों, लेकिन रियल लाइफ में उनका किरदार इन दोनों सवालों के घेरे में है। कैमरे के सामने दीपिका को रीटेक के मौके मिलते रहे होंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम के सवालों के आगे उन्हें रीटेक का कोई मौका नहीं मिला। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। शनिवार की सुबह दीपिका अकेले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। पहले चाय नाश्ता हुआ और फिर चाय नाश्ते के बाद एनसीबी की 5 सदस्य टीम ने दीपिका के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। दीपिका ने एनसीबी के सामने ये बात तो कबूल कर ली है कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। सूत्रों की माने तो पहले दीपिका से अकेले ही सवालात किए गए, फिर बाद में दीपिका और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब हुए। कहा जा रहा है कि एनसीबी दीपिका के जवाबों से अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दीपिका को फिर बुलाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दीपिका और करिश्मा एनसीबी की टीम के सामने पूरी तैयारी के साथ आई थी। एनसीबी की पूछताछ के दौरान दीपिका सवालों का सीधा जवाब देने से बच रही थी। आपको बता दें कि शनिवार को दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। सबसे आखिर में सारा अली खान एनसीबी के ऑफिस से बाहर निकली। हालांकि तीनों ही अभिनेत्रियों ने ड्रग्स लेने से साफ इंकार कर दिया। पूछताछ के दौरान श्रद्धा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत वैनिटी वैन और फिल्म के सेट पर ड्रग्स लिया करते थे। फिलहाल दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। एनसीबी की जांच जारी है। हर राज से पर्दा हटाने के लिए एनसीबी हर एंगल से पूछताछ कर रही है। और वहीं बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में मीडिया कवरेज को लेकर बहुत बड़ी खबर। मीडिया वाले अब मुंबई में सेलिब्रिटी की गाड़ियों के पीछे भाग नहीं पाएंगे। मुंबई पुलिस ने इसके लिए सख्त चेतावनी दे दी है। पिछले कुछ दिनों से दरअसल कुछ मीडिया वाले सुशांत केस से जुड़े चेहरों का मुंबई की सड़कों पर जमकर पीछा कर रहे थे और इसी के बाद मुंबई पुलिस सख्ती के साथ अब मजबूर हो। कोई भी सेलिब्रिटी किसी जांच एजेंसी के दफ्तर की राह में है या फिर एजेंसी का सामना कर वापस लौट रहा है, मीडिया का हुजूम आते जाते उसका पीछा कर रहा है। न ट्रैफिक सिग्नल का ख्याल, न आ जा रहे दूसरे लोगों की कोई परवाह। कार के साउंड प्रूफ शीशे बंद हैं, लेकिन सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। पता है कि सामने वाला जवाब नहीं देगा, लेकिन जोश हाई है और इस जोश में सवालों का जवाब मिले ना मिले, ऐसा लगता है कि चिढ़ाने का सुख भरपूर है। कुछ मीडिया हाउस की टीवी पत्रकारिता के इस नए मिजाज पर कई सवाल भी हैं। कुछ लोगों को ऐतराज भी है। ऐतराज करने वालों में अब मुंबई पुलिस भी शामिल है। पुलिस ने कह दिया है कि मीडिया का ये एडवेंचर अब मंजूर नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी या दूसरों की जान जोखिम में डालने का अधिकार नहीं है। मीडिया चैनल्स ये जो लोगों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, इनको चेज करते हुए पाए गए। इनके व्हीकल को पीछे से साइड से जाके उतर के अपनी जान खतरे में डाल के सामने वाले की जान और जो कॉमन सिटीजन्स यहाँ से रोड से चल रहे उनकी जान को खतरे में डाल के ये एक्ट्स कर रहे, ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप सड़क पर होते हैं तो आप ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी नहीं कर सकते, उसे फॉलो करना ही होगा। और अगर मीडिया वाले यूं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं तो रोका उन्हें भी जाना चाहिए। जवाब दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया को नसीहत दे रही मुंबई पुलिस सुशांत केस की शुरुआत से लेकर अब तक खुद इतने सारे सवालों में घिरी रही है कि जब वो दूसरों को सीख देती है तो एक बार इसके पीछे की मंशा पर थोड़ा शक भी होता है। फिर भी मीडिया वालों से संयम और नियमों को पालन करने की अपेक्षा जरूर रहेगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,